तो हम लोग आगे चले। लोग मुझे लगता है जैसे जैसे उठेंगे आते रहेंगे, है ना। तो ये शास्त्राभ्यास कैसे में थोड़ी सी बात हो गई थी, और ऐसा कोई आवश्यक नहीं है तो इसी विधि से करना है। फिर दूसरा है कि शास्त्राभ्यास का उद्देश्य ही क्या है, पुस्तक पढ़ने से क्या मिलेगा। तो उसमें एक तो ये बात जो लगा ये रखा था कि मतलब हमारे अंदर जो हम पढ़ते हैं उसके आधार पर हम कितना देखते हैं और कैसे देखते हैं, इसमें परिवर्तन होता है। और ये भी है कि केवल पढ़ने से नहीं होता है, यू नो। तो फिर बाकी अभ्यासों की आवश्यकता नहीं है, तो बाकी अभ्यासों को भी ले लेंगे। व्यवहार अभ्यास क्या है, और भाषा के रूप में है ही, और नाम भी इंट्यूटिव व्यवहार अभ्यास, मतलब मनुष्य के साथ व्यवहार रूप में कुछ करना पड़ेगा। और कर्म अभ्यास मतलब भौतिक वस्तुओं के साथ कुछ करना है। और चिंतन अभ्यास मतलब चिंतन से संबंधित कुछ होगा। ऐसे ब्रॉडली एक व्यू हमको मिलता है। एक मुद्दा ये भी आता है कि पुस्तक पढ़ के मैं निष्कर्ष जो निकालता हूं उसके साथ क्या करूं, या कैसे निष्कर्ष निकालो कि मैं उसका उपयोग कर पाऊं। पुस्तक में जो लिखा है, जैसे ज्ञान विवेक विज्ञान लिखा है ना। तो एक विधि है कि मैं ज्ञान क्या है, विवेक क्या है, विज्ञान क्या है, निष्कर्ष निकालूं। ज्ञान के विस्तारीकरण में दिए हैं अस्तित्व दर्शन, जीवन ज्ञान और मानवीयतापूर्ण आचरण। तो अस्तित्व दर्शन में क्या क्या घटक पदार्थ आएंगे। अच्छा, इसमें हम लोग जैसे सेकंड लेवल हैं दर्शन में, तो हम किसी से सुने ही हैं इन समरी को। अस्तित्व दर्शन क्या है कोई हमको बताया है, जीवन ज्ञान क्या हमको कोई पता है, मानवीयतापूर्ण आचरण कोई इकट्ठा करके बता दिया। दर्शन में कहीं इकट्ठा करके कहीं लिखा नहीं है। अस्तित्व दर्शन बोल के कोई भी अलग से चैप्टर नहीं है, जीवन ज्ञान बोल के अलग से कोई चैप्टर नहीं है, मानवतापूर्ण आचरण पूरा डिस्ट्रीब्यूटेड है पूरे दर्शन में। संस्कृति क्या है कोई हमको बताता है, मैं आपको बताता हूँ, कोई मुझे बताता है, हम दोनों मिलके किसी तीसरे को बताते हैं। तो संस्कृति क्या है इसका एक व्यू आता है, सभ्यता क्या है एक व्यू आता है, विधि क्या है, व्यवस्था क्या है। फिर साक्षात्कार क्या है, तो साक्षात्कार की वस्तु क्या है ना। और इसको भी लेकर देखेंगे तो बाबा जी से जो वार्ताएं हुई है बहुत सारा उसका रिकॉर्ड उपलब्ध है, तो उसको आप सुन सकते हैं। जिसमें लोगों ने पूछा, मैंने भी पूछा और भी लोगों ने पूछा है, बाबा जी साक्षात्कार की वस्तु क्या है, उसको अनेकों विधों से उन्होंने कहा है। फिर बोध की वस्तु क्या है। तो ये सब पूछते पूछते मेरे अंदर एक बौद्धिक तृप्ति बनेगी कि साक्षात्कार की वस्तु क्या है, इसकी क्यूरियोसिटी बनी। और मुझे लगता है आज पहले की तुलना में मुझे और स्पष्ट हुआ साक्षात्कार की वस्तु। फिर इसका करे क्या, है ना। मान लो स्पष्ट हो गया, तो फिर या तो साक्षात्कार करना बचा है, या उस स्पष्टता को ही मैं साक्षात्कार मान लूं। दूसरा यह है कि जिसको जीना कह रहे हैं ये वाली चीजें फिर मैं परस्पर व्यवहार में कैसे इसका उपयोग करूं। जैसे मानवतापूर्ण आचरण है, 30 मूल्य हैं, तो पहले मूल्यों की संख्या को मैंने याद कर ली, उनके परिभाषाओं को याद कर ली, अच्छा लगता है। किसी ने इसके पहले मानवतापूर्ण आचरण परिभाषित ही नहीं किया था, कहीं भी किसी ग्रंथ में नहीं मिलता है ना मानवतापूर्ण आचरण ये है। तो उसमें 7 संबंध हैं, परस्परता में मूल्य हैं, स्वभाव हैं, मैंने उनके परिभाषाओं को याद कर लिया। इसके बाद क्या करूं, कहीं उसको उपयोग करना पड़ेगा। तो मोटा मोटी ऐसा लगता है कि शास्त्राभ्यास पढ़ के जो निष्कर्ष है वो क्या क्या निष्कर्ष निकलेंगे, ये एक मुद्दा है। जो वार्ताएं हुई है बाबा जी के साथ, जो पर्टिकुलरली साक्षात्कार के लिए कह रहे, वो कह रहे कि न्याय धर्म सत्य का आभास पूरा होना है
है ना। न्याय क्या है, धर्म क्या है, सत्य क्या है, इसका आभास जिस ब्रेक के पहले हमने थोड़ा सा ट्राई किया था कि, लेकिन बाकी सारे वस्तुओं को भी लेकर मैं कैसे निष्कर्ष बनाऊं, ये एक मुद्दा बचा ही रहता है। इसके पहले जो हमने देखा कि 6 विधि से पूरी वस्तु को बताया गया है, या तो हम रूप गुण स्वभाव धर्म से पूरा अस्तित्व दर्शन ज्ञान जीवन ज्ञान मानवतापूर्ण आचरण को डिराइव करें, उसी में न्याय धर्म सत्य को पहचानने का प्रयत्न करें। दूसरा है सत्य के आधार पर करें, जैसे स्थिति सत्य, वस्तुगत सत्य, वस्तु स्थिति सत्य जो लिखा है ना। ये सबसे कॉमन मेथड है बताने का, जीवन ज्ञान अस्तित्व दर्शन ज्ञान और मानवतापूर्ण आचरण, इसमें लगभग पूरी बात आती है ऐसा हमको लगता है। तो ये नेक्स्ट वाला जो है, और फिर इसमें विज्ञान है ना, व्यवहार विज्ञान क्या है, भौतिक विज्ञान क्या है, पढ़ के जो हमको समझना है। तो इसमें जो मुझे उपयोगी लगा जस्ट आपके सामने रखता हूं, फिर आप देखिए कैसे सूटेबल होता है। तो पहला वाला लिखा है अपने जीने से जोड़कर वस्तु को देख पाना, यहाँ लिखा हाउ आई एम, मतलब मैं कैसा हूं। तो मेरे 4 आयाम है। शरीर के साथ जितनी भी भारहीन, मतलब भार सहित जो चीजें हैं, है ना, शरीर और बाकी जितनी भी चीजें हैं, ये सब भौतिक आयाम में आ गया। तो उसमें शरीर में आ गया, हृदय भी आ गया, ज्ञानेंद्रिय कर्मेंद्रिय आ गया, शरीर से प्राप्त गतियां आ गई, साधन आ गया अनेक प्रकार के, व्यवसाय आ गया, उत्पादन और सेवा के रूप में, इंद्रिय आ गया, सामान्य और महत्वाकांक्षा आ गई, और शरीर के इंद्रियों द्वारा ही पदार्थ प्राण और जीव अवस्था भी मुझे पहचानने में आता है आपके समय, है ना। एक पूरा सेट है। तो पदार्थ का भी भार है, प्राणावस्था का भी एक भार है, जीव अवस्था के भी एक भार है। तो मानव केंद्रित विधि से या मेरे केंद्रित विधि से मैं अध्ययन करूं कि, है ना, मुझे यदि जागृत होना है तो एक तो ये है, ये एक्स्ट्रा है, ये उंगली है, इसको मत देखिए ये फोटो उड़ रहा था पेज फोटो लेते समय। दूसरा जीने का आयाम है व्यवहारिक आयाम, जिसमें परिवार आ गया, मित्रगण आ गए, इसमें गृहस्थी लिखा है, कुटुंब आ गया, समाज आ गया, समाज के 2 पक्ष हो गए, संपर्क और व्यवस्था। तो ये जीने का दूसरा आयाम हो गया। तीसरा आयाम बौद्धिक हो गया, जिसके अंदर मेरे विचार, मेरा चित्रण, ये सब हो रहा है, और आध्यात्मिक आयाम हो गया। तो ये जो 4 जीवन है इसी से निश्रित किए थे। इसके विकास के लिए मैं जो भी करता हूँ इसको विद्यार्थी का जीवन बोल दिया। इसके अंदर जो भी प्रगति होनी है उसको साधना का जीवन बोल दिया। तो ए यहाँ लिखा है, बी में भौतिक जीवन लिखा है, सी में गृहस्थी, चौथे में समाज का जीवन, 5वें में साधना का जीवन, है ना। जीवन क्रिया को समझते हुए व्यापक वस्तु तक ज्ञान होने का। तो कुल मिलाकर मेरे समाधान के पॉइंट ऑफ व्यू से मुझे, यदि मैं सोचता हूं तो मुझ में भौतिक सुख या भौतिक समाधान होने की आवश्यकता है, और भौतिक मेरी जो जीवन है इसका मूल स्वरूप क्या है, इसका मूल नियम क्या है, यह समझने की आवश्यकता है। दूसरा वैसे ही लेफ्ट में देखेंगे नेक्स्ट वाले में, तो व्यवहारिक जितना भी जीवन है उसका मूल स्वरूप का नियम क्या है ये मैं समझ लूं, इसी का नाम नियम भी है, न्याय भी है। बौद्धिक पक्ष के मूल स्वरूप को समझ लूं, इसमें भी फिर बौद्धिक नियम आ जाएगा, और व्यापक वस्तु के मूल स्वरूप को समझ लूं। ये इसको मतलब कैसे बोलेंगे, एनकैप्सुलेट, है ना, इसके खाके बनाने के, जैसे अस्तित्व दर्शन एक खाका है, जीवन ज्ञान एक खाका है। ये क्यों सोचना पड़ रहा है? क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि जैसे ज्ञान क्या है, विवेक क्या है, विज्ञान क्या है, विकास क्रम क्या है, विकास क्या है, मैंने बना ली, ये एब्स्ट्रैक्शन है। एब्स्ट्रैक्शन किसको बोलेंगे? कोई चीज है, उसका कोई मैंने एक लाक्षणिक रिप्रेजेंटेशन बनाया। उस समय मैं अस्तित्व को कहाँ कर रहा हूँ, किसी इमेज में चित्रित कर रहा हूँ। ऐसे 4 अवस्था का मैंने डायग्राम बना, पदार्थ प्राण जीव, बोर्ड पे ना,
स्वभाव लिखा, गुण लिखा, अनुषंगीयता लिखा और लगता समझ में आ रहा है। लेकिन जब मैं उन चीज़ों को देखता हूँ वो चीज़ वहाँ पर काम करनी चाहिए, है ना। तो इसमें एक प्रकार से क्योंकि सिलेबस में है इसीलिए मैं उसको पढ़ रहा हूँ, ये वाली एक बात उसमें आ जाती है। तो इस विधि से देखने से हमारे रोजमर्रा के जीवन से जोड़ के देखने से सारी वस्तुएं एक व्यक्ति के चारों आयाम में जोड़ के हम देख सकते हैं। और इसमें यह भी लिखा है व्यवसाय का एक सुख होता है। 92 का एक बहुत अच्छा एक चार्ट है बाबा जी का, जिसमें जीवन क्रिया बढ़िया ढंग से दिए हैं। कोई मुझे याद दिला दे तो बाद में ग्रुप में मैं डाल दूंगा, अभी मिल जाएगा लाइब्रेरी में, 2-4 मिनट लगेगा ढूंढने में। इसमें यदि देखेंगे तो जैसे इंद्रिय सुख, तो 5 सुख लिखा है उसमें। स्पर्श सुख, गंध सुख, है ना, फिर रस सुख, रूप सुख और कर्ण सुख। 5 इंद्रियों का सुख लिखा है ना। फिर जो सामान्य आकांक्षा है, आहार सुख, आवास सुख, जैसे अभी हमको आवास का सुख मिल रहा है, एसी डाल के बैठे ही है ना। सत्य को बात करने के लिए पहले एसी लगता है, उसके बाद सत्य आएगा। तो पहले इसको स्थिर किया, फिर उसके आगे की बात हो पा रही है। आहार सुख, आवास सुख, अलंकार सुख, दूरगमन सुख, दूरश्रवण सुख, दूरदर्शन सुख। शिविर में घोड़े पे कोई नहीं आया, सब लोग गाड़ी में आए। कोई नहीं आया मैं तप करते हुए शिविर में पहुंचूंगा, नहीं है ना। 99% अभी एसी के बिना गाड़ी चलती नहीं। 99 में बिना एसी का मारुति आता था, आजकल मैन्युफैक्चर ने बंद कर दिया बिना एसी का गाड़ी। तो ये जितनी सुख है ये सामयिक है, लेकिन है ना। हम बीच में घूमने गए तो पदार्थ का सुख था, विहार। वो जो पाइन का पेड़ था वो प्राण सुख है। और कुछ बच्चे घोड़े पे वहां पर, है ना, घुड़सवार वो ट्रेनिंग कर रहे थे ना, तो वो भी विहार का ही सुख है। तो ये जितनी चीजें मैं जीता हूं ये मेरे एक्सपीरियंस में है, मेरे अनुभव में है। इसके साथ मेरा संबंध क्या है ये स्थिर करना मेरी बेसिक एक आवश्यकता बन जा रही है। विथ और विदाउट नागराज जी, ये एक बेसिक एक चीज बन जा रही है। व्यवहार वाला तो सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है ना। इसमें समाज के साथ कार्य करने का सुख, जैसे भी विनू भाई से लंच में बात हो रही थी कि वो कह रहे थे कि 800 लोग हैं, अगले मार्च में 7000 लोगों का एक दिन का परिचय शिविर। मेरे लिए भी एक सीट रखिए, मैं भी बैठ कर देखता हूँ क्या होता है एक दिन में 7000 लोग। तो एक आदमी तो मिल गया आपको, बाकी को ढूंढ लीजिए 6000 जो भी 999 है ना, क्योंकि 7000 अभी नहीं बोलेंगे तो खड़ा रहना पड़ेगा ऑडिटोरियम में, बैठने की जगह 7000 है। तो ये क्यों करेगा कोई, है ना, क्यों समाज के लिए कुछ करेगा? क्योंकि इनका सुख का या शांति का या संतोष का कोई ना कोई रोल वो प्ले कर रहा है। उसको हम ऐशना नाम दे दें, कुछ भी नाम दे दें, लेकिन ये मेरे व्यवहार का एक भाग हो रहा है। और मेरे अंदर क्यों ये कामना है या ये क्या कामना है कि भाई हर मानव इसको सुने। बाकी लोगों को अच्छा होने से मुझे क्या मिलने वाला है? मेरा कोई डायरेक्ट इसका कोई भौतिक कोई भी डायरेक्ट संपर्क है नहीं, है ना। मान लो इन्होंने अकेले 7000 लोगों को खड़ा कर दिया, भाई उन 7000 का नाम तो जिंदगी भर कभी याद ही नहीं रख पाएंगे। तो क्या बेनिफिट होता है 7000 सोच के, है ना। और उसी को फिर परिवार के जगह, मित्र के जगह देखेंगे जहां पर डायरेक्ट इंटरेक्शन है, वहां भी नियम पूर्वक जीने की आवश्यकता पड़ती है, जहां पर नियम और न्याय को हम ढूंढते हैं। तो जो बौद्धिक पक्ष है इसमें इसका छाप भी रहता है, इससे संबंधित संवेदना, फिर सुख, शांति, संतोष और अंततः आनंद। तो जब बोध और अनुभव की बात कर रहे हैं तो आध्यात्मिक सुख की बात कर रहे हैं। तो फिर बोल रहे हैं कि इंद्रिय सुख क्षणिक, बौद्धिक सुख दीर्घकालीन, उसमें व्यवहार और बौद्धिक दोनों आ गया, और आध्यात्मिक सुख नित्य तथा अपरिवर्तनीय है ना। तो शून्य को या व्यापक वस्तु को अध्यात्म नाम दिया है दर्शन में।
इसका मतलब सत्य का बोध और सत्यानुभव, इससे फिर निरंतर सुख की संभावना बन रही है। इसके पहले अवधारणा की स्थिति में इन तीनों क्षेत्रों में सुख, शांति, संतोष की उपलब्धि की स्थिरता बन जा रही है। तो ये एक तो वस्तु को स्वयं से देखकर देखने का एक विधि। इसमें फिर इसी में 4 चीजें ध्यान में आती हैं। ये जो ब्रैकेट में लिखा है इसको छोड़ दीजिए। अभी क्या है, शरीर का मतलब रूप और गुण, और ये संवेदना है, इसको सेंस बोलेंगे। यहां व्यवहार में देखेंगे रूप और गुण, तो इसमें फीलिंग या भाव की बात आ जाती है। बौद्धिक विधि में देखेंगे तो देखने का बात आ जाती है, सीइंग, है ना। इसमें 4 प्रश्न लिखे हैं। एक तो मैं कितना देखूं, क्या देखूं, कैसे देखूं, एंड फाइनली फिर चाहता क्या हूं। ये 4 चीज बौद्धिक वाले पक्ष में जुड़ती है, और जिसको जागृति कह रहे हैं वो आध्यात्मिक पक्ष में हो रहा है। इसके पहले जागृति का क्रम है, फिर जागृति हो रहा है। तो जब नियम कह रहे हैं यहां पर, या सत्य से शुरू करेंगे, तो नियम यदि कहेंगे, ये जो पूरा सेट है ना, भौतिक वाला पक्ष, तो कितना दिखता है मुझे, अभी रूप और गुण दिखता है। जैसे जैसे मैं स्वभाव धर्म का अध्ययन करता हूं तो मेरा चैतन्य पक्ष स्वभाव और धर्म को छूने लगता है, चित्त, जिसको भास और आभास कह रहे हैं। जैसे जैसे उसको छूने लगता है, कितना देखता है इसमें अंतर होने लगता है। जैसे मैं शरीर को, पदार्थ को, प्राण को, जीव को देख रहा हूं, तो पहले केवल रूप या गुण दिखता था। अब ये जो स्वभाव और धर्म को छूने लगता है तो मुझे स्वभाव धर्म सहित ये दिखना शुरू हो जाता है ना। ये वाली एक पाक दिखती है। इसी के सम्मिलित स्वरूप को नियम, नियंत्रण, संतुलन कह रहे हैं। मतलब ये जो पूरा सेट है ये मिलाकर फिर नियम, नियंत्रण, संतुलन है। यहीं पर व्यवहार वाले पक्ष में कितना दिखता है, तो व्यक्ति के शरीर का रूप और जीवन के गुण दिखता है, जीवन का रूप नहीं दिखता है व्यवहार में, और इसी से मैं प्रभावित हो रहा हूं। जैसे जैसे मनुष्य में स्वभाव और धर्म होता है, एंड इन एसेंस स्वभाव धर्म होता है, जिस चीज के पहले ये वाली हमने एक्सरसाइज की, तो चैतन्य पक्ष में इसका वृद्धि हो रहा है, इसका एक्सपेंशन हो रहा है। तो नेक्स्ट टाइम जब मैं लोगों को देख रहा हूं तो उसमें स्वभाव धर्म सहित उसको देखने का अभ्यास को बढ़ाने की संभावना बन जाती है। और ये पूरा जो सेट है इसी को मिला के फिर न्याय कह रहे हैं, है ना। एंड ओवरऑल यदि न्याय देखेंगे तो ये चारों अवस्थाओं के साथ जो संबंध है इसको न्याय कह रहे हैं। उसका एक सबसेट है नियम, और मनुष्य के साथ उस तृप्ति का ओवरऑल जो विधि है वो न्याय है। उसमें ये स्वभाव, गुण और ऐष्णाएं सारी की सारी सम्मिलित। बौद्धिक विधि में देखेंगे तो मेरी देखने की दृष्टि क्या है, ये 2 चीजें आ जाएंगी। मतलब भौतिक और व्यवहारिक, और स्वयं को देखने का दृष्टि, ये प्रिय हित लाभ की न्याय धर्म सत्य है, ये एक सेट बनेगा। और ये जो विषय है ये चित्त में है। फिर तो विषय चित्त में जो लक्ष्य के रूप में है वो यदि शरीर से उपज हो रहा है, इसी को 4 विषय बोल रहे हैं, है ना, या 5 संवेदना। यदि यहां से उपज हो रहा है तो तीनों ऐष्णाएं व्यवहारिक जीवन से संबंधित है। वित्तेष्णा भी परिवार के लिए है, पुत्रेष्णा भी परिवार के सेट में है, अभी जो भ्रांत अवस्था में है, और लोकेष्णा भी मनुष्य के साथ ही है। मानव समाज से यदि कोई मतलब नहीं है तो लोक की कामना की कोई मतलब ही नहीं है। ये तीनों ही ऐष्णाएं अभी, जिसको हम ऐष्णा के रूप में कहते हैं, ये मनुष्य समाज के साथ है ना। और ये तीनों का लक्ष्य मेरे में ही चित्त में ही रहता है। तो ये नियम, नियंत्रण, संतुलन हो गया। इस सेट को न्याय कह रहे हैं। धर्म में क्या आ रहा है, पूरा का पूरा जो जीवन है ना, ये धर्म में समाहित हो जा रहा है। और आध्यात्मिक पक्ष में फिर सत्य स्पष्ट हो रहा है। तो जैसे सुख, शांति, संतोष, आनंद, ये 4 मिला के इसको धर्म कह रहे हैं। और वो धर्म होने के लिए उसमें नियम, नियंत्रण, संतुलन की भी समझ समाई है और न्याय की भी समझ समाई है। तो ये जो अस्तित्व दर्शन है इसमें तीनों
ये तीन ही चीजें हैं ज्ञान में। अस्तित्व का रूप गुण स्वभाव धर्म हो जाए, स्वयं का रूप गुण स्वभाव धर्म हो जाए, अस्तित्व के साथ मेरा जो संबंध है उसका रूप गुण स्वभाव धर्म हो जाए। तो ये इसका मेन एंट्री है। यहां से यदि एंट्री हो गया तो फिर अस्तित्व में जितनी चीजें हैं उसको देखने की विधि मेरी बदल जा रही है। तो ये स्वयं से जोड़कर इसको इस विधि से आप, है ना, रख सकते हैं। इसके बाद आता है, इसमें कुछ बात करनी है क्या? ये क्या, जब बोर्ड पे नहीं लिखते तो थोड़ा फास्ट निकल जाता है क्योंकि पहले से लिखा है। बोर्ड पे लिखने में टाइम लगता है तो वो, लेकिन इतना लिखना है तो हम 8 दिन में कवर नहीं कर सकते। ये धर्म को जो है वो व्यवस्था के लेवल पे जब हम समझते हैं, जो समाधान का स्वरूप कहा है, तो फिर हर जगह पे जो व्यवस्था है, समाज में जो व्यवस्था है, परिवार में जो व्यवस्था है, और जो पांचों योजना कहा है, और उसकी जो स्पष्टता है उसी को फिर धर्म कहेंगे ना, जो जीवन में जो स्पष्टता हो रही है बोध तक। वो धर्म का एक पक्ष हो गया ना। हम्म। जैसे यदि हम देखेंगे तो धर्म में ये सारे फैक्टर आएंगे। तो ये सब करने का फायदा यही है कि हम अपने मतलब सोचने को थोड़ा सा वो कर पाते हैं। ये मिटा दो ना। तो धर्म को केवल परिभाषा के आधार पर बहुत अधिक मैं खुद उसको बहुत मजा नहीं आया मुझे, केवल धारणा ही धर्म बोल के, है ना। और बाकी ये जो समाज में व्यवस्था धर्म है, इकाई इकाई संबंध में धर्म है, ये सब तो सुनी हुई चीजें हैं, सेकेंडरी सोर्स से आया हुआ इंफॉर्मेशन, ये प्राइमरी सोर्स से आया हुआ नहीं है, इंटरप्रिटेशन है सब। लेकिन यहां पर यदि देखूंगा तो धर्म को इकाई के व्यवस्था में रहने का मूल स्वरूप या उसका लक्ष्य, इकाइयों, है ना, अंडर ब्रैकेट कर दूंगा, ये उसका जो मूल लक्ष्य है इसको धर्म कहेंगे। यदि मैं अपना जो इंटरप्रिटेशन है ना। हाँ, दूसरा स्वभाव क्या बनेगा? उपरोक्त लक्ष्य के पूर्ति हेतु इकाई या इकाइयों का परस्परता में चरित्र या भागीदारी का स्वरूप
गुण या उसकी उपयोगिता, इसी को फिर मौलिकता भी कहा है। स्वभाव को सुनिश्चित करने हेतु अन्य इकाइयों के साथ गतियां। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से यदि धर्म को देखेंगे तो जीवन है ना, मन, वृत्ति, बाकी देखिए इसका जो परिभाषा संहिता में लिखा है ना, उसको बेस मान के उसकी इंटरप्रिटेशन को ऐसे चित्त, बुद्धि और आत्मा। तो आत्मा में जो अनुभव हो रहा है तो धर्म, तो इसमें जीवन धर्म स्पष्ट हो रहा है आनंद के रूप में, और ज्ञान के रूप में। चित्त में जब ये चित्रण है, चित्त में साक्षात्कार और बुद्धि में बोध सहित मानव धर्म स्पष्ट हो रहा है। मानव लक्ष्य के रूप में चित्रण में ये सब धर्म है ना। मानव समाज का धर्म व्यवस्था के रूप में स्पष्ट हो रहा है, और ये 5 आयाम 10 सोपान के रूप में हो रहा है। इसी चित्रण और विचार में ही परिवार का धर्म, मतलब उसका व्यवस्था में रहने का मूल स्वरूप या लक्ष्य, राइट, न्याय के रूप में स्पष्ट हो रहा है। यहां पर पदार्थ का धर्म अस्तित्व के रूप में स्पष्ट हो रहा है। तो यहां पर धर्म में का मतलब है नाश रहित गुण। ये क्लियर हो रहा है कि फाइनली क्रिया अविनाशी है, यहां जाके स्पष्ट हो रहा है ना। और ये सत्य है, व्यापक वस्तु शून्य को। अगेन 2 विधि से बोला है, सत्य और सत्यता। ओके, यहां पर सत्य की बात हो रही है। तो परिवार धर्म न्याय, इसके साथ प्राण धर्म पुष्टि, जीव धर्म आशा। हालांकि जीव धर्म इधर भी आ सकता है ना, लेकिन इधर मतलब ये सब जगह नहीं ना, सब एक ही जगह नहीं लिख सकता हूँ, एक के ऊपर एक। इसको यहां भी मान सकते हैं आप, ये जंक्शन।
तो मुझे तो लगता है धर्म के इतने पहलू हैं। तो कई बार क्या हो जाता है, मोटा मोटी है, तो इसी के सबसेट को फिर लोग अभी इसमें और थोड़ा एनरिच कर सकते हैं, लेकिन मोटा मोटी ये है और एक दो पॉइंट। तो इसके किसी सबसेट को फिर हम धर्म बोल रहे हैं। जब पढ़ा रहे हैं हमको जब पढ़ाया जा रहा है, इकाई इकाई संबंध, कोई इसको बता दे रहा है व्यवस्था या धर्म, कोई बोल रहा है कि धर्म, बाबा जी ये भी बोल रहे हैं ना, धर्म और सत्य की अनुभूति होती है। यदि केवल समाज में व्यवस्था धर्म है, इसका मतलब समाज में व्यवस्था और सत्य की अनुभूति हो रही है, ऐसे हो जाएगा। तो जो धर्म मतलब क्या है, यदि मैं देखूं तो वास्तविकता का कोई एक आयाम है ना, उस आयाम में किन किन चीजों को मैं जोड़ ले रहा हूं, वो जीवन के स्तर के अनुसार निर्भर कर रहा है। धर्म इकाइयों की व्यवस्था और मानवकृत व्यवस्था को कहाँ डालेंगे? मानवकृत व्यवस्था ये लिखा है ना, मानव समाज का धर्म और चित्रण में। वो मोटा मोटी कौन से क्रिया में स्पष्ट होता है वो भी मैंने लगभग लिख दिया, तो थोड़ा और रिफाइनमेंट कर सकते हैं इसमें। ये वृत्ति में परिवार प्राण, नहीं, वृत्ति में नहीं, चित्त और वृत्ति मिला के वो उधर जगह नहीं है ना, चित्त में कितना लिखूं। हाँ, तो पदार्थ ऊपर क्यों डाला है, पदार्थ का धर्म? क्योंकि फाइनली जड़ अविनाशी है, ये केवल तर्क नहीं है। आत्मा अनुभव में यह पता चल रहा है कि मैं नहीं मिटूंगा। बुद्धि में बोध होना पड़ेगा कि प्रकृति भी अविनाशी है। क्रिया शाश्वत है, क्रिया कभी समाप्त नहीं होता है, ये तो बुद्धि में बोध होना पड़ेगा ना, नहीं तो हम शंकराचार्य जी के पास पहुंच जाएंगे। पर भैया ये जीव धर्म और प्राण धर्म है, उसी में अस्तित्व तो समाया हुआ ही है ना, अस्तित्व कहीं खुलेगा ना, वो अस्तित्व तो समाया है, वो तो ठीक है। जीव धर्म में, प्राण धर्म में अस्तित्व क्या है, वो जिस पदार्थ से पेड़ पौधा बना है उसका अस्तित्व है। मूल जो अस्तित्व, मूल में जो वस्तु है, अस्तित्व में जो अस्तित्व भाव है ना, वो तो जिन पदार्थों से पदार्थ अवस्था बनी है उसका है। उसका जो पुष्टि हो रहा है वो बेसिकली प्राण कोशा का हो रहा है। तो जो प्राण अवस्था की पुष्टि धर्म मुझे समझना है वो बेसिकली प्राण कोशा है। नहीं, प्राण अवस्था के मूल में प्राण कोशा है। प्राण कोशा अंततः परमाणुओं से बना है। परमाणु अविनाशी है, ये वाली बात आएगी। को माइक चालू करके दीजिए कोई। हाँ, तो भैया मतलब वो जो अस्तित्व है, बताया धर्म अस्तित्व है, तो उसमें भैया वो विकास क्रम विकास, जागृति क्रम जागृति स्पष्ट होना वही है ना, कि मूल इकाई परमाणु है और जो विकास भी गठनपूर्ण परमाणु उसी में होता है, और फिर जो आगे का जागृति क्रम जागृति है वो भी परमाणु में ही होता है। मतलब कि वो वही आप बता रहे हैं ना कि वो नित्य या अमर है, मतलब
परमाणु और व्यापक दोनों। नहीं समझा आप जो बोले, और आपका क्वेश्चन क्या है क्लियर नहीं हो रहा। आप पूछ के क्वेश्चन मुझे पूछ रहे हैं वही है। आपको आपसे मैं समर्थन चाहती हूँ कि मतलब आप जो ये लिखा है आपने कि पदार्थ धर्म अस्तित्व ये बुद्धि में क्लियर होगा, ऐसा लिखा है ना आपने यहाँ हाँ। पर। हाँ, तो मैं पूछ रही हूँ कि भैया वो जो जागृति अरे विकास क्रम विकास जागृति क्रम जागृति, ये स्पष्ट होना ये है मतलब। ये भी इसके साथ स्पष्ट होगा। तो विकास क्रम में क्या स्पष्ट होगा कि पदार्थ में परिवर्तन क्या हो रहा है, उसी का नाम विकास क्रम है। जीवनी क्रम में स्पष्ट क्या हो रहा है, चैतन्य में परिवर्तन क्या हो रहा है। जागृति क्रम में क्या स्पष्ट हो रहा है ना, ज्ञान अवस्था के चैतन्य में परिवर्तन क्या हो रहा है। और ये जो मुझे समझ में आ रहा है यही जागृति है जी। और अंततः ज्ञान अवस्था का माने गंतव्य क्या है, ये जागृति। और है ना, तो वही धर्म भी है। जी हाँ, समाज धर्म व्यवस्था, ये इधर समाज का धर्म व्यवस्था है, यहां पर लिखा है समाज का धर्म व्यवस्था, न्यायपूर्ण व्यवस्था, क्योंकि ये परिवार ही मिलके समाज बन रहा है। परिवार तक तो लोग न्याय को थोड़ा बहुत समझते भी है, हाँ, तो समाज में जाकर कोई गड़बड़ है। समाज की न्याय की व्यवस्था जो है वो क्या होगी? हाँ, ये यहाँ पर जब हम अपने में ज्ञान के रूप में इसको देख रहे हैं, उस समय बाहर समाज में कुछ भी होता हो, मुझे ये ज्ञान हो रहा है कि अंततः मानव के समाज का धर्म व्यवस्था ही है और इसी की नित्यता होगी, है ना। चाहे आज हो, चाहे कल हो, चाहे 10 लाख साल हो, अंततः डेस्टिनेशन यही है और यही होके रहेगा। ये मुझे अपने अंदर समाधान के रूप में हो रहा है। व्यवस्था एक तो आज की व्यवस्था बनी हुई है सारी प्रशासनिक, जो भी आज की नहीं, आज की तो भ्रांत वाली है ना। जो जागृति के काल में जो हमको समझ में आ रहा है, उसको लेकर वो था कि धर्म क्या है। कि मतलब केवल इकाई इकाई में संबंध को धर्म कहेंगे कि यहाँ भी धर्म, तो हर जगह धर्म दिख रहा है। इनफैक्ट यहाँ पर देखेंगे तो देखिए जैसे धर्मपूर्ण विचार भी आ जाएगा इसमें। तो इन सब के साथ मुझे रहना कैसा है, उपरोक्त सब के साथ मुझे ये धर्मपूर्ण विचार है ना, फाइनली हर चीज धर्मी हो जाएगा। आज जो है ना, ये परिवार जो है ना, ये समाज न्याय व्यवस्था के लिए बड़ा खतरनाक बना हुआ है आज का परिवार। आज का परिवार, हाँ, क्योंकि मेरा बच्चा तो देहरादून स्कूल में पढ़ेगा, मेरे बच्चे के लिए तो अपोलो हॉस्पिटल महंगे से महंगा हॉस्पिटल होगा, और दूसरे बच्चे के लिए हमारी कोई व्यवस्था की बात ही नहीं है। जब ये इतना बड़ा असमानता आ रही, ये बड़ी हिंसा का कारण है। आज ये आर्थिक विषमता जो बन रही है आज, उसको पता नहीं आप कितना सोचते हैं, पर ये बेहद खतरनाक है और यही दुनिया में हिंसा का कारण है। और जब तक जिस तरह हम परिवार में सोचते हैं कि सबको भी ठीक न्याय मिले, सबको सब चीज़ मिले, ऐसे हम समाज में कहाँ सोच पाते हैं, समाज में नहीं सोच पाते हैं। उसी कारण पूरी हिंसा आज। हाँ भैया, ये बहुत स्लो प्रोसेस है ना। मानव के चेतना में परिवर्तन होना या मनुष्य के सोच विचार में परिवर्तन होना बहुत ही धीमी गति है, ठीक है। तो हम क्या सोच पाते का मतलब ये है कि ये जैसे इस विधा में देखेंगे तो समाज के साथ जो भी अपना कार्यक्रम है, जो चौथा अभ्यास लिखा था समाज व्यवस्था में भागीदारी, वो इसके स्रोतों को धीरे धीरे स्प्रिंकल बोलते हैं ना, धीरे धीरे टपकाने की ही प्रयत्न है। इन्हीं में से कोई विद्याशाला खोलेगा, इन्हीं में से कोई कल कोई मंत्री बन जाएगा। बन ही गया था ना, एक शिक्षा मंत्री बन ही गए थे इसी को सुन के, जबकि वो उनको बोध हो गया था ऐसा कुछ है नहीं, आभास भी नहीं था, है ना। दिल्ली के शिक्षा मंत्री बन गया, भास होकर ही खुश हो गए, है ना।
न्याय धर्म सत्य का आंशिक भास होकर ही एक पूरा कोर्स ही लागू कर दिया। कम से कम एक सिलेबस में चैप्टर तो आया, अभी तो सिलेबस में चैप्टर भी नहीं है। मनुष्य का जीवन मनुष्य के शिक्षा से भी बाहर है ना, बहुत ही धीमी गति है। जैसे भारत से छुआछूत निकलने में कितना साल लग गया है, अभी भी कहाँ निकला है? नहीं निकला है। जबकि हमारे बीच नहीं है तो एक बड़ा वर्गीय बन गया है। 30% लोग अभी लगभग छुआछूत नहीं मान रहे, 50%। अब पता ही नहीं चलता है ट्रेन में आप किसके बगल में बैठे हैं। आप सीट देखोगे कि सीट में जाति देखोगे? ये उसका रूप पलट गया। कर देख ही नहीं सकते, ऑप्शन ही नहीं है रेलवेज में। लोअर बर्थ, अपर बर्थ, वेज नॉन वेज फूड ही लिखा है ना। बगल वाले का जाति का ऑप्शन ही नहीं दिया रेलवेज इसका में। रूप पलट गया भैया। फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास, एसी क्लास और वो तो वो रूप पलटता जा रहा, कुछ नहीं। वो तो आर्थिक क्षमता है, छुआछूत नहीं है ना। नहीं, वही छुआछूत हो गया आजकल, उसका रूप पलट गया। वो टोलोस्टाय ने लिखा है बहुत सुंदर, हमारे जमाने की गुलामी कि किस प्रकार रूप पलट हो गया। अभी वो एसी हमसफर चलता है, उसमें सब 3 एसी है। इंजन ड्राइवर को भी एसी है। धीरे धीरे होगा, मैं ये बोल रहा हूँ, प्रतीक्षा करना पड़ेगा। नहीं होगा। नहीं होगा तो नहीं होने देते हैं, क्या करेंगे। धीरे होता होगा तो करेंगे, नहीं होगा तो नहीं होने देंगे। धीरे नहीं, जब तक न्यायपूर्ण व्यवस्था हम समाज में प्रतिष्ठित नहीं करेंगे और वही, लेकिन कैसे होगा न्यायपूर्ण व्यवस्था, कैसे होगा? न्यायपूर्ण व्यवस्था के लिए मनुष्य की वो भी है, और मानव के मानसिकता में परिवर्तन होकर ही न्यायपूर्ण व्यवस्था होगा, है ना। और उसमें सभी को सुधरना पड़ेगा। वो जो 2 एसी में उसको भी सुधरना पड़ेगा, जो स्लीपर में है उसको ज्यादा सुधरना पड़ेगा। वो तो मजबूरी का नाम है। स्लीपर वाला तो मजबूरी का नाम है ना। गंदा कर देता है ट्रेन को ज्यादा। गंदा वंदा नहीं करता। भ्रमित जीवन का जो बाबा जी ने परिभाषा दिया है, इसकी ये ब्यूटी है कि हर किसी में कुछ कमी है। तो गरीब आदमी अच्छा और अमीर आदमी बुरा है, इससे हम मुक्ति पाए। नहीं तो पहले सोच में यही था। अच्छे खराब की बात नहीं कर रहा, और उस अच्छे जो अमीर है उसको नहीं पता कि क्या हो रहा है। एक्चुअली जिस तरह की व्यवस्था आज बनती जा रही है ना, उसको समझने की आवश्यकता है। वही तो, उसको बनाने वाला मनुष्य है ना। ये जो मानव है, ऐसे 700 करोड़ लोग हैं। ये देख, ये एक आदमी है, 100 करोड़ है। इसमें कितना दिखता है, क्या दिखता है, कैसे दिखता है, क्या चाहता है, ये यदि बदल गया तो बाकी सब बदलेगा। दर्शन में जागृति का मतलब है कि कितना दिखता है, क्या दिखता है ना। क्या दिखता है का मतलब क्या है कि भाई केवल पैसा दिखता है तो आदमी भी दिखता है कि नहीं, वो आदमी में कितना दिखता है। फिर वो देखने का विधि क्या है, लूटने के पॉइंट ऑफ व्यू से दिखता है कि पोषण के पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहा है, दृष्टि क्या है उसका, इससे वो क्या चाहता है, इसकी लक्ष्य बन रही है। तो जब तक दृष्टि नहीं बदलेगा हमारा, और क्या दिखता है, कितना दिखता है, कैसे दिखता है नहीं बदलेगा, मतलब दृष्टि ही कैसे दिखता है, क्या चाहता है, ये भी नहीं बदलेगा। वो उस आदमी के लिए भी वही लागू होता है, मेरे लिए भी यही लागू होता है। ये टाइम टेकिंग प्रोसेस है, ये प्राकृतिक वो है ना। उसमें इतना ही बन सकता है कि हम जिस गति से अभी इन्होंने जैसे 7000 सॉरी, आज की पूरी जो व्यवस्थाएं हैं वो आदमी को अपराधी बना रही है, और आदमी उसको समझ नहीं पा रहा, और वो घुट रहा है उसमें। जैसे आज की पूरी न्याय व्यवस्था खत्म हो चुकी है ना, जिसके हाथ में मंडी उसके हाथ में मुंडी। ऐसी आज की शिक्षा व्यवस्था, आज की चिकित्सा व्यवस्था, आज की चुनाव व्यवस्था, ये सारी पैसे के हाथ में आ गई। बिल्कुल बिल्कुल पैसे के हाथ में आ गई। अब नहीं दिख रहा अलग बात है। वो तो ठीक है, समाधान क्या है इसका? हाँ, तो इसका उत्तर ये है कि हमको इस बात को
स्पष्ट करना पड़ेगा, रखना पड़ेगा कि पैसे के बल पे जो ये कार्य हो रहा है या करवाया जा रहा है ये अन्यायपूर्ण है। वो तो है ही, बहुत सारे नहीं। एक्टिविस्ट ग्रुप बोल ही रहे हैं। नहीं बोल रहे। ठीक है, आप हम बोलेंगे, हाँ, है ना, कोई तो बोलेगा। इतना ही है ना समाधान, हम बोल ही सकते हैं ना, वो सुनेगा नहीं सुनेगा तो क्या करेंगे। क्योंकि मैं कभी कभी अब देखता यही हूँ। अंजू दीदी लंच के पहले, है ना, उनको लग रहा था किसी से बात हो रही है, वो कोई सुन ही नहीं रहा, तो क्या करेंगे हम किसी एक आदमी को मतलब समझा ही सकते हैं, बोल ही सकते हैं ना। किसी को सुनना ही नहीं तो कैसे सुनाएंगे। नहीं, आज तो हम अपना वही तो भैया फाइनली हमारा मनुष्य के रूप में सीमा क्या है, ये भी समाधान का भाग है ना। दर्शन में देखिए, ये हमने ले लिया इसी से ग्लोबल वार्मिंग बंद हो गई, ऐसे तो है नहीं। इनफैक्ट हम भी उस वार्मिंग के लिए 0.1% अभी और भी बढ़ा रहे हैं। नारगोल में शिविर कर रहे हैं, सब लोग उड़ के आए, कूद के आए, तैर के आए, तो तेल जलाकर ही आए। यहाँ भी तेल जलाकर ही बैठे हैं, है ना। 75% भारत का जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन है वो थर्मल से हो रहा है, 25% रिन्यूएबल से है, 45% शायद थर्मल से है, बाकी हाइड्रो है, 22% रिन्यूएबल्स है। ये जो हमारा एसी चलता पता नहीं कोयले का है कि पानी का है कि सोलर का है, उसके अंदर बैठ के न्याय धर्म सत्य करना पड़ रहा है। तो ये तो हम भी तो भागीदार हो ही रहे हैं। इसका शॉर्ट टर्म सॉल्यूशन कुछ होगा, धरना करो तुरंत, वो फिर स्टेट मशीनरी बड़ी है तो हमको उठा ले जाएगी, हम जेल में पड़े रहेंगे, है ना। हमको देख के और 4 आदमी में ताकत आएगा कि ये गए तो मैं भी जाता हूँ, थोड़ा सा होगा। मिड टर्म सॉल्यूशन क्या है, कुछ पॉलिसी लेवल पे हम चेंज करें, संविधान को ही चेंज करें, अच्छे लीडर्स खड़े हो जाएं, मैं भी पॉलिटिक्स में चले जाऊं। सब लोग तो यही सोचते हैं कि यार फाइनली चेंज पॉलिसी के थ्रू होगा, पॉलिसी बदलने के लिए पॉलिटिक्स में जाना पड़ेगा। वो पॉलिटिक्स में जाएंगे, भाई लोग गए, आप हमारे सामने ही गए, सब लोग तो दिल्ली में गए हैं, कुछ करा भी है उन्होंने, ऐसे गए नहीं। किया भी, फिर करके उसमें जो करना पड़ता है जीवित रहने के लिए वो भी करना पड़ता है, वो किए ही, उसके बिना उस सिस्टम में रह नहीं सकते। तो ये मिड टर्म सॉल्यूशन है ना। 50 साल 500 साल के लिए सॉल्यूशन की बात हो रही है, ये करते रहें, ये अच्छी बात है ना। कोई पोल्यूशन के अगेंस्ट धरना करे, कोई आवाज़ उठाए, कोई हर समय जब वोटिंग होता है कोई चिल्लाए कि वोटिंग मशीन को तुमने रिग किया, तो इनको भी चोरी करना थोड़ा कठिन हो जाएगा। जब भी हारते बोलते वोटिंग मशीन में तुमने कुछ किया, तो अच्छा ये बोलते रहना चाहिए, है ना। जब जीतते नहीं बोलते हैं। नहीं, तो मैं तो वोटिंग मशीन से आगे एक बात कहता हूँ कि ये जो प्रतिनिधि खड़ा होता है, वैसे हालांकि वैसे नहीं है, जो ये प्रतिनिधि पार्टी प्रतिनिधि है, जनता का प्रतिनिधि नहीं है, ठीक है ना। है ना। और पार्टी का जो अध्यक्ष है वो कॉरपोरेट का गुलाम है, तो एक कॉरपोरेट का प्रतिनिधि है। लोकतंत्र का नाटक है सीधा। 10 सीट तो बिकती है ना, 10, 20, 50 लाख में। तो आप जो बोल रहे हैं वो सब ठीक है, उसका समाधान ये है कि जितने प्रतिनिधि हैं, अब इनका सब कुछ किया नहीं जा सकता, इनके बच्चों को पढ़ाते हैं, इनके पोतों को पकड़ते हैं। अभी 2 जनरेशन छोड़ देते हैं इन लोगों को, इनके पोतों को पकड़ते हैं। एक 60 ईयर्स लेटर उसका पोता या उसका बच्चा, यही पार्टी प्रतिनिधि का बच्चे का पोते का बच्चा को यदि हम ये पहुंचा पाते हैं, है ना, शिक्षा के थ्रू, तो एक लंबे टाइम के लिए समाधान होगा। ज़्यादा से ज़्यादा, मैं परसों भी बोला, वो ज़्यादा से ज़्यादा पैसा लेके भागेगा किधर, धरती के सतह पर ही बना रहेगा पैसा। कितना भी एक आदमी पैसा इकट्ठा करे, इस धरती के जो स्फीयर है उससे बाहर जा नहीं सकता है ना। द वेल्थ ऑफ द वर्ल्ड विल बी ऑन द प्लेनेट। वो बाद में रीडिस्ट्रीब्यूट करा लेंगे, उसके पोते से ले लेंगे वापस, जाएगा कहीं नहीं। इट इज गेटिंग कॉन्सेंट्रेटेड, इट विल गो बैक। एंड सब वर्चुअल है। आज वो जस्ट आने के पहले मैंने पेपर में देखा, यूएस का मार्केट कैपिटल, न्यूज़ फीड में आया, 75 ट्रिलियन है और बाकी 9 कंट्रीज का मिलके 60 ट्रिलियन है, भारत का 4 ट्रिलियन है, चाइना का स्टॉक मार्केट कैपिटलाइजेशन तो 70 and 50 150 ट्रिलियन। आई फॉरगॉट टू सर्च, इसमें सर्च करें एक सेकेंड, सो सी, एंड इसको पूरा करके हम आगे जाएंगे न्याय धर्म सत्य में। ये धर्म में, समाज में, व्यवस्था में धर्म बोलने से ये मुद्दा खुला है ना। लेकिन व्हाट इज दी
total GDP of the countries in the world. ठीक है, आई कोई सर्च करो तो कीजिए, व्हाट इज द GDP ऑफ ऑल द कंट्रीज इन द वर्ल्ड, ये आ जाएगा इसमें, आ गया ये 117 to 120 ट्रिलियन. ठीक है, केवल यूएस का जो स्टॉक मार्केट है दैट इज 75 ट्रिलियन. तो स्टॉक मार्केट में जितना वो है ना, ये टोटल इंडिया इज एट 3.9 ट्रिलियन USD. तो यूएस का GDP इज 30 ट्रिलियन एंड हाउ मच इज द स्टॉक मार्केट शोइंग 75 ट्रिलियन. हाउ इज इट पॉसिबल? जो आपका टोटल ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट है उसका दुगना आपका वैल्यूएशन है, वो आएगा कहां से पैसा? काल्पनिक है. ये बात पकड़ में आती है? तो आधा पैसा तो काल्पनिक है. फ्यूचर की संभावना है, आज तो नहीं है ना. तो आधा तो वैसे ही गया, आधा तो हवा है, हवाई बच गया आधा. Then half the problem is solved because half the problem is psychological. Half the wealth of the world is currently psychological. कुछ नहीं है, there is nothing left to withdraw. Now, how can you withdraw so much when it is not there? What will you sell to give that person? अमेरिका में जो डॉलर है ने सबसे ज्यादा फ्रॉड डॉलर यानी डुप्लीकेट करेंसी सबसे ज्यादा डॉलर में है. बहुत ही बोरिंग सब्जेक्ट है, हम बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट में पहुंच गए 5 मिनट में. वो धर्म इतना बोरिंग है, इतना धर्म कहां से आ गया यार? तो ये ज्यादा ठीक है. स्टॉक मार्केट पे कितना फ्रॉड हो रहा है क्योंकि जी बोलिए भैया. मुझे सही में दूसरे भाग का इंतजार करना पड़ेगा क्योंकि मैं तो अटक जाता हूँ जितनी बार आप सत्य के बाजू में शून्य लिखते हैं. मैं आगे कुछ सुन नहीं पा रहा हूँ ठीक से. अच्छा, शून्य नहीं लिखूं? हाँ, क्या लिखना है? सह अस्तित्व. नहीं, सह अस्तित्व तो परम सत्य है. तो सत्य फिर परिभाषा फिर से देखना पड़ेगा. ये पूरा परम सत्य है. हाँ वो ठीक है, वो तो शब्द है परम सत्य, लेकिन परिभाषा देखेंगे ना फिर से. लाओ, सत्य की परिभाषा है सह अस्तित्व ही परम सत्य है. और लास्ट में व्यापक वस्तु को शून्य, व्यापक वस्तु को सत्य बोला है. सत्य की परिभाषा की पहली लाइन में पढ़ रहा हूं. ठीक है ना, नेक्स्ट लाइन पढ़िए. वो ठीक है, नहीं वो ठीक है, मैं पहली लाइन पढ़ रहा हूं. सबसे पहली लाइन क्या है वो ठीक है, वो दूसरी लाइन ठीक है जो आप कह रहे हैं, लेकिन पहली लाइन आप वो ठीक है. दूसरी लाइन में आप कालों में एक सा भासमान वो ठीक है. विद्यमान एवं शून्य व्यापक वस्तु सामने सत्ता. वो ठीक है, लेकिन पहली लाइन क्या है? मैं तो ध्रुव वाक्य की बात, मैं भी लिख दिया ना, बगल में लिख दिया. वो अभी लिखा. अरे वो नीचे उसके साथ ही था ना. आप ही लोग बोलते हर चीज में है. अभी तो इसके पहले बोले थे लंच पेज में. तो ये सब कटा हुआ थोड़ी है, इसमें ये इसमें जाके इसमें है. टेलीस्कोप. तो मैंने केवल वो ब्रेस ब्रैकेट मार दिया. नहीं तो आत्मा को क्या अनुभव करना है? ब्रह्म का. संपृक्तता का अनुभव करना है या ब्रह्म का अनुभव करना है? वही ब्रह्म का अनुभव करेगा और पता चलेगा मैं संपृक्त हूं. जैसे बुद्धि आत्मा का अनुभव करेगा, है ना. बुद्धि आत्मा का अनुभव करेगा मतलब क्या हुआ? बुद्धि को पता चलता है मेरे से बड़ी कोई क्रिया है. मन किसका अनुभव करेगा? मन वृत्ति का अनुभव करेगा. मन को क्या पता चलेगा? मन जब वृत्ति का अनुभव कर रहा है तो
लघु क्रिया गुरु क्रिया की अनुभव करेगी, है ना। तो मन वृत्ति का अनुभव करेगा, वृत्ति चित्त का अनुभव करेगा, चित्त बुद्धि का अनुभव करेगा, बुद्धि आत्मा का अनुभव करेगा। इसी का नाम आत्मबोध। तो बुद्धि को पता चलता है मेरे से बड़ा कोई है। आत्मा किसका अनुभव करेगा? आत्मा से परे कोई वस्तु है नहीं। आत्मा से जो सूक्ष्म वस्तु है वो अध्यात्म है, इसलिए उसका नाम ही अध्यात्म दिया। आत्मा से भी सूक्ष्म है ना, इसीलिए उसका नाम अध्यात्म वस्तु दिया है। और सभी आत्माओं का आधार अध्यात्म वस्तु, ठीक। तो आत्मा ब्रह्मानुभूत होता है, तो आत्मा को ये ज्ञान होगा कि मैं इसमें भीगा हूँ, तो मैं भी है उसमें वो भी है, इसीलिए फिर उसको सहअस्तित्व भी कहेंगे, है ना। लेकिन ये पारगामी है, इसका अनुभव उसमें बना रहेगा। तो एक बोलते समय ऐसा नहीं कि वो गायब हो गया ना, वो जब अनुभव कर रहा है वो खुद तो गायब नहीं हो रहा है ना, जो अनुभव करने वाली इकाई तो बनी ही है। तो उस मोमेंट में जो अनुभव हो रहा है, उस क्षण में, उस मुहूर्त में, वो स्वयं भीगे रहने का अनुभव हो रहा है ना। और जो अनुभव में आ रहा है वस्तु, वो तो ब्रह्म वस्तु ही है ना। ज्ञान में ही अनुभूत हो रहा है आत्मा। इसका बोध जो बुद्धि का हो रहा है, तब वो सहअस्तित्व के रूप में बुद्धि में भी बोध हो रहा है। तो आत्मा भी दोनों चीजें हैं, इसमें भी, इसीलिए दोनों। तो इसीलिए एक जब व्यापक वस्तु को सत्य कह रहे हैं, तो मैंने सहअस्तित्व को परम सत्य कह रहे हैं। जैसे यहां पर देखिए, सत्य तीनों कालों में एक सा विद्यमान, भासमान, सुख पर व्यापक वस्तु तथा स्थिति में क्रिया और श्रम गति परिणाम। देखिए यहां पर यह भी दिख दिया, अस्तित्व, विकास, जीवन, जीवन जागृति, रासायनिक भोग के प्रति प्रामाणिकता, इसमें क्रिया भी आ गई। हाँ, वो क्योंकि यहां पर जब सत्य को लिख रहे हैं, ये सत्य को जब खोलेंगे परम सत्य के रूप में, सहअस्तित्व में, हमको स्थिति सत्य आएगा, वस्तुगत सत्य आएगा, और वस्तु स्थिति आएगा। तो ये जो विकास क्रम, विकास, जागृति क्रम, जागृति जो है, ये वस्तु स्थिति में आएगा। ये वस्तुगत सत्य में आएगा, ठीक। तो इसीलिए फिर रूप गुण भी सत्य है। इसको बाबा जी नकार नहीं रहे कि ये कोई माया है और इसका कोई मतलब नहीं है, ये चेंज हो रहा है। तो वस्तु स्थिति को भी स्वीकार रहे हैं, वस्तुगत सत्य को भी स्वीकार रहे हैं, शून्य को भी स्वीकार रहे हैं, शून्य में संपृक्त प्रकृति है उसको भी स्वीकार रहे हैं। तो मैंने प्रश्न ये पूछा था कि आत्मा में जो अनुभव हो रहा है वो संपृक्तता का हो रहा है, तो हम भाषा के रूप किस में एक तो भाषा के व्यापक में संपृक्तता का। तो जब हम भाषा के रूप में बोलते हैं तो हम ये बोलेंगे ना कि आत्मा में अनुभव हो रहा है, या आत्मा को अनुभव हो रहा है। नहीं, ठीक। भाषा के रूप में हम ये बोलेंगे ना कि आत्मा में अनुभव हो रहा है। देखिए हम बाकी सब जगह पे को बोल रहे हैं। मन वृत्ति को देखता है, वृत्ति चित्त को देखता है, चित्त बुद्धि को देखता है, बुद्धि आत्मा को देखता है। और फिर जब आत्मा की बात करते हैं तो हम भाषा के रूप में बोलते हैं आत्मा में अनुभव होता है। जैसे वृत्ति में तुलन हो रहा है, वृत्ति में तुलन हो रहा है कि वृत्ति का तुलन, मतलब वृत्ति को लाभ का तुलन हो रहा है, वृत्ति में तुलन हो रहा है ना। किसका तुलन हो रहा है? या मन में आस्वादन हो रहा है। मन में किसका आस्वादन हो रहा है? जैसे चाय का आस्वादन का टाइम हो गया, 13 मिनट पार हो गया, राइट। चाय का आस्वादन होगा मन को, मन में आस्वादन हो रहा है किसका? वस्तु क्या है? चाय का, ठीक। तो दोनों एक साथ ही है ना। तो आत्मा में अनुभव हो रहा है किस वस्तु का? सह अस्तित्व का, सत्य का अनुभव हो रहा है। और फिर उसमें जब अनुभव हो रहा है, ये भी स्पष्ट हो रहा है कि यह सह अस्तित्व है, ठीक। इतना ही है। तो आप इस वाले पार्ट को ध्यान दे रहे हैं, मैं सेकंड वाले पार्ट को, भाषा में दोनों मिलके वो पूरी बात पूरी आ जा रही है।
एंड दिस इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट क्योंकि आत्मा में सत्य का अनुभव हो रहा है, बिकॉज दैट ऑल्सो एस्टैब्लिशेस कि आत्मा सत्य से पृथक है, अलग है. इट इज नॉट द सेम एंटिटी, आइडेंटिटी नहीं है ये कोर है. ये भी हमारे, एंड फाइनली इस समय इस जगह पर जाके कई जगह क्या हो गया है, जैसे आत्मा व्यापकता की अनुभूति करती है. ये पहले भाषा बाबा जी ने बनाया था, है ना. वो करती है बोलने से आत्मा फीमेल हो गई, ठीक, ये भी एक दिक्कत था. फिर बाबा जी ने सहज शब्द बनाए, वो में से के लिए, है ना, आत्मा सहज अनुभव. तो भाषा में जाएंगे तो फिर ये में भी आएगा और ये वस्तु है, इसका अनुभव हो रहा है. इनफैक्ट इसका बोध पहले से बुद्धि को हो जा रहा है मेरे अनुसार, जो बाल्टी पर नमक के साथ फोर्थ वाला बोला था, कि सत्य का बोध बुद्धि को हो रहा है, शून्य का बोध. सत्य बोध जो लिखा है बुद्धि में वो शून्य का बोध है, सहस्तित्व का बोध नहीं हो रहा है. आत्मबोध के साथ सहस्तित्व है, ये ज्ञान आत्मा को ही हो रहा है ना. और उसको फिर ब्रह्म ज्ञान तब कह रहे हैं जब वो ज्ञान, चेतना और ऊर्जा के रूप में आत्मा को ज्ञात हो रहा है. उस वस्तु का ज्ञान आत्मा को हो रहा है कि यही वस्तु ऊर्जा के रूप में है, यही वस्तु चेतना के रूप में है, यही वस्तु ज्ञान के रूप में. और इस वस्तु के बारे में ज्ञान आत्मा को आत्मा में हो रहा है. ऐसा टोटल बोलने जाएंगे तो ऐसा बनेगा. ठीक. चाय अनुभव करके आएंगे 4:15.